नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। मैं ईवीएस के 2-3 टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हूँ। ईवीएस मींस एनवायरमेंटल स्टडीज, और जो कि इस बार से बीएचयू के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एनईपी प्रोग्राम में वैक का कोर्स है उसमें लॉन्च हुआ है। फिलहाल जैसी जानकारी मुझे मिली है अपने अथॉरिटीज से, उसमें ऐसा आ रहा है कि ईवीएस का पेपर जो है या जो वैक के पेपर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। अभी ऐसा सुनने में आया है, मैं अभी तक इस पे क्लियर ओपिनियन अपना नहीं दे रही हूं, बट मुझे ऐसा सुनने में आया है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हो सकता है ये पेपर एमसीक्यूज में आए, तो बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो एमसीक्यूज फॉर्म में देने होते हैं। तो एनईपी में स्टूडेंट्स को ऐसे प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो मतलब यूज टू हो एमसीक्यू सॉल्व करने में भी और सब्जेक्टिव भी। तो आपके मेजर और माइनर के पेपर में भी सब्जेक्टिव बेसिस पे हों, और अभी मतलब अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट आगे चल करके हो सकता है ऐसा आ जाए। और ईवीएस का जो पेपर है या आयुर्वेद का पेपर है वो बेसिकली एमसीक्यूज में आ सकता है। तो अभी भी मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी भी गाइडलाइंस मुझे नहीं मिली है। उसके बेसिस पे मैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ उसमें मैं याद दो जो मैंने यूनिट शेयर किया है अपने चैनल पे, तो उसके बेसिस पे मुझे तो स्टार्टिंग से एमसीक्यू सॉल्व करवाना चाहिए था, बट आज मैं जो सॉल्व करवा रही हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, या जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आज सॉल्व करवाऊंगी। और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सब टॉपिक जो है वो मिलता जुलता है, सबको एक साथ पढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मतलब ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जैसा स्टूडेंट से बात करने में सामने निकल के आता है कि बहुत सारे आइडेंटिकल्स ऑप्शंस दिखते हैं, तो किसको टिक किया जाए। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी ये समस्या जो है ना वो बिल्कुल से दूर हो जाएगी। तो अब आज हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर तो आपको दिख रहा है, फिर भी यहां पर मैं सॉल्व करवाती हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के प्राइमरी कॉज क्या है? अब देखिए, आपको आंसर में सब लगेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, डिफॉरेस्टेशन, एसिड रेन, सब। बट पूछ रहा है प्राइमरी कॉज, तो प्राइमरी कॉज में आप क्या टिक लगाएंगे? ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ओके, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो यू पीपल नो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको मीथेन भी नजर आएगा, ऐसे भी ऑक्सीजन तो सीधे कट कर देंगे, बट सीधे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें है नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, मीथेन, तो सीधे आंसर है ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग? अब देखिए, आपको सारी ह्यूमन एक्टिविटीज तो है ये एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, जैसे यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पर है व्हाट इज द मेन ह्यूमन एक्टिविटी? तो आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कराएंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैस निकल रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सी लेवल? सी लेवल पे क्या असर पड़ा है? सीधे आंसर है कि सी लेवल राइज। ओके, सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जिससे सी लेवल बढ़ रहा है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन? बहुत सारे आपने समिट और ये देखा, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डिक्लेरेशन। इसमें आपको याद रखना होगा, जो सीधे ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे बात कर रहा है वो है पेरिस एग्रीमेंट, जिसको कॉप में ये आता है।
नेक्स्ट है विच रीजन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मेल्टिंग आइस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग आइस हो रही, तो सबसे सीधा असर किस पे पड़ेगा? अमेजोन रेन फॉरेस्ट, एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक रीजन, सहारा डिजर्ट, हिमालयन माउंटेन्स, सीधी बात है एंटार्कटिक एंड आर्कटिक रीजन्स पे, क्योंकि वहीं के तो आइस मेल्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वार्मिंग इफेक्ट कॉज बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैपिंग हीट, तो सीधे है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, इसमें आपको कार्बन डिप्लीशन लगेगा, सोलर फ्लैरिंग लगेगा, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन लगेगा, पर सीधा आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो एनर्जी प्रोडक्शन, यही सबसे ज्यादा गैस इमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। What is the phenomena where higher global temperature lead to the more extreme weather events? Climate feedback loops, weather destabilization, global cooling, climate resilience, तो है climate feedback loops. Okay. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? है डिफॉरेस्टेशन, यूज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इंक्रीज फॉसिल फ्यूल, अर्बन स्प्रॉल, सब उल्टा है, तो क्या है? यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, ऑल दीज आर रिन्यूएबल एनर्जीज। ओके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। नेक्स्ट है वुड यू ये कुछ क्वेश्चंस, लगभग 12 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए। आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, या फिर अगर इसी में कंटिन्यू करें तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में देखा जाए तो व्हाट इज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी पे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, तो आपको पता है कि धीरे धीरे अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, दैट इज स्पीशीज एक्सटिंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, स्पीशीज खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वेदर पैटर्न्स, तो है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ओके, ठीक है, मतलब जो वेदर है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, कभी अचानक से गर्मी, कभी अचानक से सर्दी, ये सारी चीज, बाढ़ आना एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन एसिडिफिकेशन कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग प्राइमरली ड्यू टू, जो ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब ओशंस में जो एसिड्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? तो इंक्रीज्ड एवोपोरेशन की वजह से, हाइयर टेम्परेचर की वजह से, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस CO2 की वजह से, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स। तो याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस CO2, क्योंकि ना देखिए जो हमारे ये मराइन इकोसिस्टम होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उतना ज्यादा ये एब्जॉर्ब करते चलेंगे, तो इनके एब्जॉर्प्शन की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स एग्रीकल्चर। ग्लोबल वार्मिंग ने एग्रीकल्चर को क्या इफेक्ट किया? तो है इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड इन ऑल रील्स, तो गलत है। नो इफेक्ट ऑन वार्मिंग प्रैक्टिसेस, challenges in growing seasons and reduce productivity, increased reliance on traditional farming method। तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ जा रहा है, तो जो सीजन है उसमें बहुत ज्यादा पैटर्न चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट एग्रीकल्चर, ये तो हो गया। नेक्स्ट है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे अगर देखा जाए तो विच ऑफ दीज स्ट्रैटेजी
कैन हेल्प रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किससे कम हो सकती है? तो प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग कोल यूसेजेस, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो क्लियर हो रहा है ना कि प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन, इसी से तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होगी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग? तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन रिसाइकलिंग नहीं, कार्बन फार्मिंग नहीं, कार्बन बॉइलिंग नहीं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। कई बार पढ़ाने में मैंने ये बताया है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशनिंग टू विच एनर्जी सोर्स इज क्रिटिकल टू कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग? तो न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल्स फ्यूल, सोलर एंड विंड एनर्जी, बायोमास कंबशंस। तो याद रखिएगा सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, फिर है ये एक मिनट, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग? इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मोनोकल्चरल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसीलिए तो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम केमिकल वगैरह का यूज नहीं करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है? आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में, ये आप लोगों को पता है। फिर नेक्स्ट है, विच नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखिएगा 1997, प्लीज याद रखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट का प्राइमरी एम क्या था? प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन, लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज फॉसिल्स फ्यूल प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा पेरिस एग्रीमेंट आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया था। लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री, 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक लाने की बात हो रही है। विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स क्लाइमेट चेंज ग्लोबली? जो बहुत पूरे विश्व में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वो ऑब्जर्व करता है? तो IPCC। ओके, व्हाट इज द ग्रीन क्लाइमेट फंड? ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? तो अ फंड टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस एड्रेस क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है कि जो डेवलपिंग नेशंस है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज को के बारे में सोच सके, देख सके, ये है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, अब देखा जाए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में, तो विच इनोवेशंस हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसलिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं ना आजकल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग? कार्बन ट्रेडिंग का पर्पस क्या है? टू रेगुलेट कार्बन मार्केट्स, टू अलाउ कंपनीज टू बाय एंड सेल कार्बन इमिशंस अलाउंसेस, टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, टू क्रिएट फॉसिल्स फ्यूल्स ऑल्टरनेटिव्स। तो याद रखिएगा टू अलाउ कंपनीज टू बाय एंड सेल कार्बन इमिशंस अलाउंसेस, ये भी मैं क्लास में आप लोगों को समझाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजीज यूज टू मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट मॉडलिंग, याद रखिएगा क्लाइमेट मॉडलिंग जो है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर रही है और प्रिडिक्ट भी कर रही है, उससे कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको प्रिडिक्ट भी कर रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके MCQs थे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। समय समय पे मैं और MCQs आपको देती रहूंगी आपके एग्जाम के लिए। आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।